1980 के बाद हम देखते हैं कि सांकेतिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो कमजोर नेताओं को चुना जा रहा था, इस रूटीन को भी समाप्त कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी काबिज होने लगे। 1980 के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते पार्टी की अध्यक्ष भी बनी, फिर राजीव गांधी ने भी इसे आगे बढ़ाया और जब इस परिवार से इतर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो वे भी अध्यक्ष बने रहे। उनके बाद बीच में एक आध बरस के लिए सीताराम केसरी आए और 1998 से सोनिया गांधी और राहुल गांधी अनवरत कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। सर्वोच्च पद पर एक व्यक्ति के रहने से चाटुकारिता बढ़ी, योग्यता को दरकिनार किया गया, जिससे आंतरिक लोकतंत्र भी कमजोर हुआ। अब सीडब्ल्यूसी के जो कांग्रेस के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके सदस्यों का भी चुनाव बंद हो गया और वहां भी सदस्यों को नामित किया जाने लगा। इससे संगठन में सुस्ती आ गई। हम देखते हैं कि एक तरफ 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन, दूसरी तरफ मंडल आंदोलन के कारण सामाजिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा था। ऐसे समय में संगठन की उपयोगिता और बढ़ गई थी, जबकि इसके विपरीत इस समय कांग्रेस का संगठन कमजोर होता जा रहा था। इससे जनता से उनका कनेक्शन कटा, जिस कारण जनता के बीच जो सोच में बदलाव आ रहा था, उससे पार्टी ससमय अवगत नहीं हो सका। यही कारण है कि इस आंदोलन के जो गढ़ थे, मतलब मंडल आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन, यूपी और बिहार, इन राज्यों में कांग्रेस 1990 से ही सत्ता से बाहर हो गई। आज तक वहां इनकी वापसी नहीं हुई है। कमजोर संगठन का समस्या तब और गंभीर हो गया जब इनका मुकाबला भाजपा जैसे पार्टी से हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में आंतरिक कलह का भी बोलबाला हो गया। वैसे तो पार्टी में कलह स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था। इसे हम नेहरू पटेल के बीच विवाद, नेहरू राजगोपालाचारी के बीच के विवाद के रूप में देख सकते हैं। लेकिन पटेल के असामयिक निधन ने उस विवाद पर तो लगाम लगा दिया। बाद में राजगोपालाचारी ने अपनी पार्टी बना ली। इसके बाद नेहरू का नियंत्रण कांग्रेस पर पूरी तरह बन गया। बाद के समय में हम देखते हैं कि कामराज और मोरारजी देसाई में जो है कलह हो रहा था। फिर इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन, जिसे सिंडिकेट कहते थे उस समय, उसमें कलह हुआ और पार्टी का बंटवारा भी हुआ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में स्वतंत्रता के पहले फूट नहीं हुआ, फूट उस समय में भी हुआ। कांग्रेस में पहला फूट 1907 में ही सूरत में हुआ। फिर असहयोग आंदोलन के बाद विधानमंडल में कांग्रेस भाग ले या न ले, इस प्रश्न को लेकर कांग्रेस में फूट हुआ और स्वराज दल का गठन हुआ। बाद में हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। लेकिन पहले के जो कांग्रेस में मतभेद और विभाजन हुए, वे एक विचारधारा एवं कार्यक्रम को लेके थे। लेकिन बाद के विभाजन व्यक्तिगत टकराव एवं अवसरवाद के कारण हुए। हम देखते हैं कि अब तक कांग्रेस में लगभग 4 दर्जन फूट हो चुकी है और इसमें से लगभग 1.5 दर्जन फूट कारगर भी हुए हैं। वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, ये सब कांग्रेस से ही टूटकर बनी हुई पार्टी है जो आज अपने अपने राज्य में सत्ता चला रही है। इस टूट ने भी कांग्रेस को कमजोर किया और हर राज्य में इसी से टूटे हुए दल उसकी प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ गए। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर इनके नेता दूसरे दल में गए। अगर हम वर्तमान समय में भी भाजपा के सांसदों की संख्या को देखें तो लगभग उसमें से 125 सांसद किसी न किसी समय कांग्रेस से ही गए। इसी तरह
अगर भाजपा के पूरे देश में विधायकों की संख्या को देखें तो उसके 1/3 विधायक कांग्रेस से ही गए होंगे। ऐसा नहीं है कि यह कलह खत्म हो गया है। वर्तमान समय में भी देखें तो केरल से लेकर पंजाब तक कांग्रेस लगभग प्रत्येक राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है। इसका खामियाजा उसे मध्य प्रदेश में अभी भुगतना पड़ा है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। अभी किसी तरीके से राजस्थान संकट का अंत किया गया है। तो यह समस्या लगभग सभी राज्यों में कायम है। यह आंतरिक कलह की जो समस्या है तब और गंभीर हो जाती है जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है। और वर्तमान समय में कांग्रेस अपने नेतृत्व के संकट से भी जूझ रही है। स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं जब से कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ तो कांग्रेस चेहरा के बल पर ही जीतती है। पहले नेहरू, बाद में इंदिरा और फिर राजीव गांधी के नाम पर। लेकिन वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व अब अपने बल पर चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है। 2019 के चुनाव के बाद तो यह भी कहा जा रहा है कि वह दूसरे को जिताने क्या खुद जीतने की स्थिति में नहीं है। इसे राहुल गांधी के अमेठी में हार के रूप में देखा जा सकता है। हम इंदिरा गांधी के बाद से ही देखते हैं कि राज्य स्तर पर मजबूत नेताओं को उभरने का मौका नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी के बाद से और सोनिया गांधी के आने से पहले तक लगभग 20 वर्षों के समय में हम उत्तर भारत के किसी भी राज्य, अगर हम उसमें गुजरात को भी जोड़ लें, तो किसी भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। मतलब कि जमीनी स्तर पर कांग्रेसी नेताओं को उभरने नहीं दिया गया। यूपी के एक प्रमुख नेता कहा करते थे कि इंदिरा गांधी राज्य में नेताओं को उसी प्रकार से लगाती हैं जैसे वो किसी गमले में फूल को लगाती हैं और हर 2-4 दिन पर उसको उखाड़ कर देखती हैं कि कहीं वो जड़ तो नहीं पकड़ रहा है। इस स्थिति से यह हुआ कि धीरे धीरे राज्य के स्तर पर कांग्रेस में मजबूत नेता का अभाव हो गया। केंद्रीय स्तर पर भी वंशवाद के सहारे, पैराशूट के सहारे नेताओं को लाया गया। जब तक केंद्रीय नेतृत्व मजबूत था, संगठन चलता रहा। जैसे ही वहां कमजोरी के लक्षण आए तो यह संकट उभर कर सामने आया। वैसे हम देखते हैं कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह 2 टर्म रहे, अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तरुण गोगोई 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसी तरीके से हरियाणा में हम देखते हैं कि वहां उन्होंने 2 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो सोनिया गांधी के आने के बाद राज्य के सरकारों ने अपने कार्यकाल पूरे किए, लेकिन इसको भी हम केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर पड़ने के रूप में ही देख सकते हैं कि उनकी धमक ऐसी नहीं थी कि वे राज्य के छत्रप को समाप्त कर सकते थे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये नेतृत्व का संकट तब और बढ़ जा रहा है जब अब उसमें चुनाव जिताने की क्षमता नहीं रह गई है। इस कारण से राज्य स्तर के नेताओं में असंतोष बढ़ा है। वर्तमान समय में एक ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सक्रिय हो जाने के कारण पावर सेंटर 3 भागों में बटा है, जिससे गुटबंदी बढ़ी है।